ओपन कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। अभी तक हम अरिथमेटिक पोर्शन के बेसिक को देख चुके हैं और आज से हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री को। तो लाइंस एंड एंगल्स के टॉपिक में हम पहले देखेंगे लाइंस को, फिर लास्ट में देखेंगे हम कुछ एंगल्स को। सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रेट लाइन। अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस विदाउट एनी डाइवर्जन और स्ट्रेट पाथ। बेसिकली कुछ हमारे जो डॉट्स होते हैं जिन्हें हम कोलिनियर डॉट्स कहते हैं। तो अगर कोलिनियर डॉट्स में यहाँ पर बनाना चाहूँ तो इस तरह के हमारे डॉट्स बनेंगे जो कि बिल्कुल एक सीध में रहते हैं, और उन्हें जब हम कनेक्ट करते जाते हैं तो इस तरह से हमारी एक स्ट्रेट लाइन वो हमें देता है। दोनों तरफ एरो लगे होने का मतलब है ये इस तरह भी लेफ्ट हैंड साइड पर भी एक्सटेंड होगी और राइट हैंड साइड पर भी एक्सटेंड हो सकती है। फिर आता है हमारा कर्व पाथ या कर्व लाइन। इसमें जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे जिन्हें हम अगर डॉट्स बोलें तो आप देखेंगे वो बिल्कुल भी एक सीध में नहीं है, वो अलग अलग हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस तरह के नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं जब हम उन्हें कनेक्ट करते हैं तो इस तरह का हमें एक कर्व्ड पाथ या एक कर्व्ड लाइन मिलती है। फिर आता है हमारा लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन में सिर्फ इतना फर्क है कि जो हमारी लाइन होती है वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन हमारा जो लाइन सेगमेंट होता है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स्ड होता है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमें देता है लाइन सेगमेंट। लेकिन अगर इसी में हम अगर एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करना चाहें तो अब वो हमारा एक शॉर्टेस्ट नहीं बल्कि वो एक हमारा लॉन्गेस्ट पाथ हमें देगा। फिर आता है रे। अब रे क्या होता है? जैसे अभी हमने ऊपर देखा, यहां पर जो हमारी लाइन थी वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही थी, लेकिन जो हमारी रे होती है वो सिर्फ एक तरफ एक्सटेंड होती है, और ये जो हमारा पॉइंट होता है ये फिक्स्ड होता है। एक पॉइंट हमारा फिक्स्ड है और दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो मूवेबल है, वो आगे एक्सटेंड हो सकता है। तो ये बात हुई हमारी लाइंस की, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, लाइन सेगमेंट और रे की। ज्यादातर हम डील करेंगे हमारी लाइन सेगमेंट में। फिर आती हैं पैरेलल लाइंस। दो ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, और उन दोनों के बीच का जो गैप होगा, गैप भी कैसा? परपेंडिकुलर गैप। तो अगर हम इसे ड्रॉ करना चाहें परपेंडिकुलर गैप को, मैं डॉटेड लाइन लेके आपको बताता हूं। इस पॉइंट से इस पॉइंट का, इन दोनों लाइंस के बीच में एक बिल्कुल जो परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो सारी जो इसकी हाइट देगी बीच में, दोनों लाइंस के बीच में जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट चलता रहेगा, और दोनों लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इस तरह की लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इन्हें हम डिनोट करते हैं इस तरह के सिंबल से। ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। अब जैसे यहां पर ए बी और सी डी में मुझे बताना है तो मैं यहां पर लिखूंगा ए बी, यहां से ए बी इज पैरेलल टू, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं टू सी डी। ये यहां पर बात लिखी गई है कि ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है या लाइन सेगमेंट है, तो ए बी हमारा पैरेलल है किसके? सी डी के। और ये वाला हम साइन यूज करते हैं जब भी हम इस तरह का साइन लगाएंगे आगे से, तो इसका मतलब होगा दो लाइंस पैरेलल है। फिर आती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइन अभी हमने देखा जब वो बिल्कुल भी एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं और दोनों के बीच में गैप जो है कांस्टेंट रहता है, तो वो बनती है पैरेलल लाइंस। लेकिन जब गैप कांस्टेंट नहीं रहता है तब हमारी लाइंस कहीं ना कहीं पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। कोई भी दो गिवन लाइंस हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आती है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसी में ऊपर जो हमने दो लाइंस ड्रॉ करी थी उसी का ये एक्सटेंशन है। जब दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करें कि इनके बीच में जो एंगल है, ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करें और उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बने, तो इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब यहाँ पर जो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री पर ही करें, वो किसी भी एंगल पर कर सकती हैं, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करते समय वो 90 डिग्री एंगल बना दें तो वो हमारी लाइंस बन जाएंगी परपेंडिकुलर लाइंस। अब आती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर पैरेलल लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। अब यहां पर आप देखेंगे
तीन हमारे पास जो ऑरेंज कलर में लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, जिन्हें हमने डिनोट किया है L1, L2 और L3 से। ये हमारी पैरेलल लाइंस है। और A, B और C, D जो है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। जैसे A और B है वो L1 को इस पॉइंट पर, L2 को इस पॉइंट पर और L3 को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसी तरह से CD हमारी जो लाइन है वो भी L1, L2 और L3 को अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो A, B और CD जो है वो कहलाती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइंस। अब जब भी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। उन एंगल्स को हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं हमारे बेसिक पार्ट एंगल्स की। When two rays have same starting point or an ending point, then an angle is formed. हमें पता है कि जो रे होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक पॉइंट उसका फिक्स रहता है और दूसरा हमारा मूविंग रहता है। तो जब हम दो रेज को मिला देंगे एक पॉइंट पर, तो दोनों रेज के बीच में जो इस तरह का ये जो एंगल बनता है, इसे ये जो यहाँ पर जो एक मेजर होगा, इसे हम कहेंगे एंगल। एंगल हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं और रेडियन में मेजर करते हैं। ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब एंगल्स भी कई तरह के होते हैं, उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। पहले होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, जब भी दो रेज हों और उनके बीच का ये जो एंगल है, एंगल को यहाँ पर हम डिनोट कर रहे हैं किससे, थीटा से। ये जब भी इस तरह का साइन बना हो, ये वाला साइन, तो इसे हम कहते हैं थीटा। इसे अगर मैं वर्ड्स में लिखूं, थीटा। तो जब भी दो रेज होती हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं थीटा। अब इस एंगल को, ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो हम इस एंगल को कहेंगे एक्यूट एंगल। फिर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। अगेन, अगर दो रेज हैं उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से अगर ज़्यादा बने, तो जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा का केस होगा तो हम उसे कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल में ये दोनों रेस के बीच का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा, 90। तो इस केस में जो हमारा थीटा हो जाएगा वो इक्वल टू होगा 90 डिग्रीज। तो इस तरह से ये हमारा बनेगा एक राइट एंगल। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। अभी हमने ऊपर लाइन देखा था सबसे टॉप पे, तो जब भी लाइन में हम कोई भी एक पॉइंट लें तो ये वाला जो वहां पर एंगल बनेगा, ये पूरा लाइन, ये पूरा एंगल, तो एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसे ही हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो यहां पर हमारा थीटा कितना होगा, 180 डिग्रीज। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में ये वाला हमने फिगर अभी ऊपर भी देखा था एक्यूट में, जब दो रेस के बीच में ये वाला एंगल हमने लिया था तो ये था हमारा एक्यूट एंगल। लेकिन क्या हो अगर हम ये वाला पोर्शन लें, अगर मैं उसे ब्लैक कलर से लिखूं और यहां पर डॉटेड लाइन ले लेते हैं, हम इस वाला एंगल की बात करना चाह रहे हैं, थीटा के अलावा वाला, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब यहां पर ये जो बड़ा सा एंगल है इसे हमने मान लिया है थीटा, और इसे हम अब कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और ये जो अंदर वाला पार्ट होगा, अगर इसे मैं ब्लैक डॉटेड से बनाऊं तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल एक्यूट एंगल। फिर आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इस फिगर में आप देखिए, जब भी दो एंगल्स गिवन हो और उन दोनों एंगल का जो सम हो वो हो जाए 90 डिग्री, तो इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी दो एंगल गिवन हो और उन दोनों एंगल्स का जो सम है उनको जोड़कर अगर 90 डिग्री अगर हमारा एंगल टोटल बनता है, तो इस तरह के एंगल्स को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर एक और हमारा इसमें जो टर्म है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे इस वाले एग्जांपल में ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरी हमारी एक रे है। अब यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, सी और यहां पर डी। तो अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो एंगल सी प्लस एंगल डी, इसका सम हमारा होना चाहिए टोटल 180 डिग्रीज। तो जब भी दो एंगल्स हों और उनका सम 180 डिग्री हो तो वो हमारे बनाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमें याद करने में एक जगह प्रॉब्लम आती है कि
जब भी हमें लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे याद रखने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम A to Z अल्फ़ाबेट्स माने, A को हम सबसे छोटा माने और Z को सबसे बड़ा माने, तो सबसे पहले हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट आता है? सबसे पहले आता है हमारा C, और S हमारा बाद में आएगा, S। तो इसका मतलब C हमारा छोटे वाले को डिनोट करेगा, मतलब 90 डिग्री, और S हमारा बड़े वाले एंगल को डिनोट करेगा, मतलब 180 डिग्री। तो इस तरह से जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में कंफ्यूजन हो नाम पढ़ के, तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं कि अगर हम A to Z अल्फ़ाबेट्स को माने बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले आएगा C, तो वो लेगा छोटा वाला एंगल, फिर आएगा S बाद में, वो लेगा हमारे बड़े वाले एंगल को। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को आप याद रख सकते हैं। फिर आता है हमारे पास लीनियर पेयर। टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ दे हैव वन साइड कॉमन बिटवीन देम एंड टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो पहले तो एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री बनना चाहिए। सप्लीमेंट्री मतलब अभी हमने देखा 180 डिग्री, और क्या कंडीशन है? दे हैव वन कॉमन साइड, एक साइड उन दोनों के बीच में कॉमन होनी ही चाहिए। अब जैसे ये वाला फिगर है, यहां पर एक हमारा सी वाला एंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में, और यहां पर हमारा डी एंगल बन रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो आप देखेंगे जो हमारी ब्लैक कलर की लाइन है वो इन दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है। तो एक तो हमारा पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि दे हैव वन साइड कॉमन, ये हमने पहला सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा, एंगल जो बनने चाहिए वो सप्लीमेंट्री बनने चाहिए। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पर सी और डी मिलाकर 180 डिग्री बनाएंगे, अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था। तो इस तरह के जो पेयर बनते हैं एंगल्स के, उन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, पहला एक साइड कॉमन होनी ही चाहिए, दूसरा जो दोनों को एंगल्स का सम हो वो टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स में जरूरी नहीं कि हम इसी तरह का फिगर बनाएं, दो अलग अलग एंगल्स मिलाकर भी सप्लीमेंट्री एंगल दे सकते हैं। लेकिन लीनियर पेयर में क्या होगा कि वो दो एंगल्स जो बनेंगे उनके बीच में ये आर्म कॉमन होनी ही चाहिए। ये कॉमन वाला जो चीज है वो इस पर और इस पर, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पर लागू नहीं होता है, लेकिन लीनियर पेयर पर लागू होता है। फिर आता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। अगेन इस तरह का फिगर हमने यहां पर भी देखा था हमारे कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्ट में। तो टू एंगल्स विच हैव वन कॉमन साइड बिटवीन देम, दोनों के बीच में एक साइड कॉमन होनी चाहिए। अब जैसे यहां पर हमने देखा था जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो फिगर हमने इसी तरह का ड्रॉ किया था कि वहां पर एक कॉमन साइड आ रही थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइड कॉमन हो। अलग अलग दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा वो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। लेकिन एडजेसेंट में क्या होता है कि ये बीच का जो आर्म है ये कॉमन होना पड़ेगा, ये हमारी कंडीशन है, वन साइड कॉमन हमें रखना ही है। इसलिए अब यहां पर एंगल ए और एंगल बी जो रहेगा इन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब ये चीज हमारी यहां पर भी ट्रू होगी। अगर हम स्क्वायर या फिर कोई रेक्टेंगल को इसे हम माने, तो यहां पर हमारे पास चार एंगल्स आ रहे हैं, तो यहां पर बी और सी जो रहेंगे आप देखेंगे ये वाली साइड उनमें कॉमन है, तो ये होंगे हमारे एडजेसेंट एंगल्स। या सी और डी ये भी एडजेसेंट एंगल्स है, या फिर ए और डी, या फिर ए और बी। तो कोई भी ऐसे दो एंगल्स जिनके बीच में एक आर्म कॉमन हो वो हमारे बनाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फिर आते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, ऊपर हमने देखा था इंटरसेक्टिंग लाइंस को, तो वहां पर ए बी और सी डी लाइंस थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी। तो जब भी दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर चार एंगल्स बनने की हमारी पॉसिबिलिटी होती है। अब इन चार एंगल्स में क्या खास होता है कि ये जो इस तरह के अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 और 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर इन्हें मैं यहाँ साइड में लिखूं तो एंगल 1 हमेशा इक्वल टू होगा एंगल 3 के, और यहां पर 4 और 2 वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दोनों के मेजरमेंट हमेशा सेम होंगे, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कब एप्लीकेबल होते हैं? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में। तो ये हमने मोटा मोटा यहां पर देखा सारे लाइंस को और कितने तरह के हमारे एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्यादातर यूज हमें इसी चीज का लगता है, एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ऊपर हमने देखा था ट्रांसवर्सल लाइन वाले केस में, तो हमने देखा था दो लाइंस जो पैरेलल होती है, जैसे यहाँ पर दो ऑरेंज लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये जो ब्लैक वाली लाइन यहाँ पर आ रही है ये इसकी क्या हुई? ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब भी इस तरह का फिगर बनेगा कि दो पैरेलल लाइंस होंगी और उसे कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी,
तब यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है एंगल्स की। तो उन सारे एंगल्स को हम एक एक करके समझते हैं। जब भी एंगल रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, या फिर जब हम ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनाते हैं, या जब हम सिमिलैरिटी खोजने लगते हैं, तब इन वाली सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं इन्हें सारा एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जैसे ये वाली हमारी ऑरेंज वाली दो पैरेलल लाइंस है, और ब्लैक वाली जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5, मतलब ये जो हमने ग्रीन से डिपिक्ट किया है और यहाँ पर ग्रीन से डिपिक्ट किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, हमने यहाँ पर कुछ एंगल्स को ग्रीन में दिया है और कुछ एंगल्स को ब्लू में दिया है। ये हम फॉलो कहाँ से कर रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल वाले कंसेप्ट को हमने फॉलो किया कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती हैं तो अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर आप सिर्फ इस वाली ऑरेंज लाइन को लें और इस वाली ब्लैक लाइन को लें, तो ये दोनों क्या हमारा केस बना? ये हमारा दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अगर दो लाइंस का इंटरसेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे और वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो उसी कंसेप्ट का यूज़ करके हमने देखा ब्लैक वाली और यहाँ पर ऑरेंज वाली ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर 4 एंगल बनेंगे, ये भी हमें पता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए ये इक्वल होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर होगा, और एंगल 2 और एंगल 3 ये भी यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी 2 और एंगल 3 इक्वल होंगे। यही चीज़ हमने यहाँ पर भी अप्लाई करी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्लैक लाइन है और ये दूसरी हमारी ऑरेंज लाइन है, ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर भी 4 एंगल बनेंगे। अब ग्रीन वाला 5 और यहाँ पर ग्रीन वाला 8, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। फिर आता है हमारा यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6, ये दोनों एंगल्स भी यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो जो ग्रीन और ये जो ब्लू हैं ये यहाँ पर हमने बताए हैं। अब ये तो हमने देखा था इस वाले पार्ट में, फिर हमने देखा इस वाले पार्ट में। अब इन दोनों को हम मिलाकर देखना चाहेंगे कि यहाँ पर भी कुछ कॉमन निकलेगा क्या। तो अब हम यहाँ से देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ हमें दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू 5। ये वाला जो हमारा एंगल 1 है वो इस वाले एंगल 5 के बराबर होता है। उसी तरह से ये वाला जो हमारा एंगल 2 है वो इस वाला एंगल 6 के बराबर होगा, और एंगल 4 ये वाला एंगल हमारे एंगल नंबर 8 के बराबर होगा, और यहाँ पर एंगल 3 हमारे एंगल 7 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखे, यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखे। अब हम इन दोनों में से कॉमन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर भी कोई चीज़ कॉमन है। तो हाँ, वर्टिकली उन्हें हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जब भी यहाँ पर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन आई तो ये वाला जो टॉप एंगल है इस वाले टॉप एंगल के बराबर होता है, ये वाला जो एंगल है राइट हैंड साइड वाला इस वाले के बराबर होता है, 3 वाला 7 के बराबर, 4 वाला 8 के बराबर। तो इन्हें हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर आता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में हमें क्या दिया है? एंगल 3 और एंगल 4। तो यहाँ पर है एंगल 3, ये किसके बराबर होगा? ये इस वाले एंगल 6 के बराबर होगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इस लाइन के ये वाला एंगल इस तरफ है और इस लाइन के ये वाला एंगल इस तरफ है, लेकिन इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। उसी तरह से एंगल 4 भी हमें दिया है, तो ये वाला एंगल 4 इन दोनों लाइंस के बीच में आ रहा है और इसका अपोजिट मुझे निकालना है, तो मैं जाऊंगा 5 की तरफ। तो एंगल 4 और एंगल 5 यहाँ पर हमारे दोनों सेम होते हैं। तो ऊपर हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर हम यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे अंदर की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये तो अभी हमने देखा था, हमने स्टार्ट ही उससे किया था। हमने इस वाले पॉइंट पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकाले, फिर हमने इस वाले पॉइंट पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकाले, और फिर उनके बीच में अब हम कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर जितनी हमने बात करी थी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हमने देखा था, एंगल 2 को हमने एंगल 3 के बराबर बताया था, एंगल 5 को हमने एंगल 8 के बराबर बताया था, और एंगल 7 को हमने एंगल 6 के बराबर बताया था। तो ये थे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जो चौथा टाइप है इसमें वो है अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब अपोजिट इंटीरियर एंगल्स में क्या है? एंगल 3 और एंगल 5 की बात की जा रही है। यहाँ है हमारा एंगल 3 और यहाँ पर है हमारा एंगल 5। तो हमने पहले देखा था यहाँ पर अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट में हम क्या देख रहे थे कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में एक एंगल हमने राइट हैंड साइड का लिया, तो दूसरा एंगल हमने लेफ्ट हैंड साइड का लिया। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इंटीरियर एंगल्स में? दोनों एंगल्स सेम साइड पर आ रहे हैं हमारी ट्रांसवर्सल लाइन के, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये हमारी दो पैरेलल लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल पॉसिबल है? एक तो यहाँ पर 3 और 5, और राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारा 4 और 6।
तो ये जो दो एंगल्स होते हैं 3 और 5 और यहाँ पर 4 और 6, इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों का सम हमारा टोटल होता है 180 डिग्री। मतलब ये क्या बनाते हैं? ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो ये हमारी सारी बात हुई एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस की। अब जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कई बार ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना रहे हैं, या फिर दो पैरेलल लाइंस बन रही हैं और उनके ऊपर दो ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी जा रही हैं कि वहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। या फिर जब हम सिमिलैरिटी ढूंढेंगे तब हम ज़्यादातर इस तरह के एग्जाम्पल्स को देखना चाहेंगे कि वहाँ पर हम ये ढूंढना चाहेंगे कि कॉमन एंगल्स कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो कि सेम होंगे। तो वहाँ पर इस चीज़ का एप्लीकेशन आएगा एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस का। इसलिए यहाँ पर मैंने इसे सबसे पहले ट्रायंगल समझने से पहले हम इसे अच्छे से समझ लेना चाहते हैं कि यहाँ पर जब भी हमने दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस दी होंगी तो उनमें से कौन कौन से एंगल्स ऐसे होंगे जो सेम होंगे और उन्हें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ आज के क्लास का बताने का मेन मकसद था। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। हमने देखा एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस, फिर हमने अलग अलग तरह के एंगल्स देखे जितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और फिर हमने स्टार्टिंग में सबसे देखा था लाइंस, कि लाइंस जो होती हैं वो किस किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं और किस किस तरह की हमें दिखती हैं। ज़्यादातर हमें स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, इनमें और लाइन सेगमेंट, इनमें हमें काम करना होता है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।